बेहद शानदार कॉमिक्स तौसी की आपके समक्ष ला रहा हूँ। तौसी और G18। आखेट पर्वत के वार्षिक उत्सव में जादूगर मुंडा ने तौसी को इस तरह फंसा दिया था कि तौसी कुछ समय के लिए सर्वदेश से बाहर हो गया। आखेट पर्वत के चारों तरफ विषाक्त सागर था और मुंडा ने विषाक्त सागर का पुल तोड़ दिया था। इसी वजह G18 सर्पदेश में प्रकट होता है और सर्पदेश में हाहाकार मच जाता है। G18 की शक्ति जानने के लिए नाग बाबा समाधि दे लेते हैं और उधर तुर्कसेन सर्पदेश में गृह युद्ध भड़काने के लिए छापामार युद्ध शुरू कर देता है। छापामारों का नेतृत्व पृथ्वी के हाथ में होता है, जबकि सर्पदेश एक गद्दार पृथ्वी का साथ दे रहा है। इसी बीच तौसी मुंडा का सारा जादू तोड़कर अपने आखेट पर्वत से बाहर आ जाता है। पृथ्वी ने तौसी को पुल पर रोकने का प्रयास किया, किंतु गुप्तचर, क्या तुमने अपनी आंखों से 7 तौसियों को युद्ध करते देखा? हे महानायक पृथ्वी, मेरी दृष्टि धोखा नहीं खा सकती। हमारे छापामारियों से एक साथ 7 तौसी युद्ध कर रहे थे। अगर ऐसा न होता तो हमारे प्रशिक्षित छापामार इतनी आसानी से पराजित न हो जाते। मुझे तौसी की शक्ति के बारे में बताया नहीं गया था। चलकर त्रिभुवन से पूछता हूँ। क्या बात है पृथ्वी, तुम अचानक यहाँ कैसे? तौसी की अनुपस्थिति में राज परिवार के एक गद्दार त्रिभुवन ने सर्पदेश का नेतृत्व संभाला हुआ था। यह तो मुझे पता चल चुका था कि तौसी की अनुपस्थिति में G18 से निपटने के लिए आपको नेतृत्व दिया गया है, क्योंकि आप राज घराने के पूर्व सदस्य हैं। राजवंशी त्रिभुवन, जब तुम्हें तौसी की असीम शक्ति का ठीक से ज्ञान ही नहीं था तो हमें धोखे में क्यों रखा? इस स्थिति में अगर तुम्हारी गद्दारी का भेद खुल गया तो 7 तौसी में एक ही तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। क्या कहना चाहते हो तुमने हमें यह क्यों नहीं बताया कि वह 7 शरीर वाला इच्छाधारी है? असंभव। तौसी का शरीर एक ही है, आवश्यकता पड़ने पर रूप तो बदल सकता है पर रहेगा एक ही। किंतु हमारे छापामारों को 7 तौसियों ने खदेड़ा है। तौसी के 7 रूपों की शक्ति जानने के लिए पढ़े तौसी और शेषनाग। किंतु तौसी तो आखेट पर्वत पर है, तुम्हारे छापामार वहाँ किस तरह पहुँच गए? तौसी आखेट पर्वत से बाहर आ चुका है, उसे हमारे पुल पर रोकने की कोशिश की जा रही है, जो नाकाम हो गई। अगर वह सचमुच तौसी था तो तुम्हारे साथी जरूर कुछ धोखा खा गए हैं। क्या तुम यह भी नहीं जानते कि किसी भी इच्छाधारी के पास अपने 7 शरीर नहीं होते? लेकिन यह हो सकता है कि तौसी ने कोई जादू सीख लिया हो। मैं जल्द ही तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। ठीक है, हम तब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे। तौसी आखेट पर्वत से उन सब सर्पदेश के वासियों के साथ लौटा था जो वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने गए थे। आखेट पर तो 1 मास तक उत्सव चल रहा था, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे ऐसा लगा त्रिभुवन जैसे सर्पदेश किसी विपत्ति में घिर गया है, इसलिए लौट आया। तौसी राज्यसभा में पहुंच गए। हे राजन, आपकी अनुपस्थिति में G18 नामक एक शैतान आया और उसने यहाँ बड़ा उत्पात मचाया। राजगुरु, तुम नाग बाबा उसे रोक नहीं पाए? नाग बाबा तो समाधि में चले गए हैं। जब तक वह स्वयं नहीं चाहेंगे उन्हें समाधि से कौन जगा सकता है? किंतु यह G18 है क्या भला? पृथ्वीलोक पर एक देश है चीन, यह शैतान उसी देश का बताया जाता है, किंतु वह पाताल में किस उद्देश्य से है अभी इसका पता नहीं, परंतु उसने हमें गुलाम बनाने की धमकी दी है। क्या G18 ही है या उसके साथ कोई सेना भी है? अभी तक तो केवल उसे ही देखा गया है। यह विषाक्त सागर से प्रकट हुआ था और उसी में लोप हो गया। उसने हमें 1 सप्ताह का समय दिया था, आज तीसरा दिन है। अगर वह विषाक्त सागर से निकला है तो अवश्य वहाँ कोई उसका अड्डा होगा। विषाक्त सागर के तट पर पूरी चौकसी बरसी जाए। मुझे इसी तट पर उसे खंगालना चाहिए जहाँ पर मुझ पर आक्रमण हुआ था। किंतु हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हम विषाक्त सागर में नहीं उतर सकते। आश्चर्य की बात है कि विषाक्त सागर G18 को कोई हानि नहीं पहुंचाता और हमें उसकी शक्तियों का भी पता नहीं है। G18 ने यदि 1 हफ्ता का समय दिया है तो हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तैयारी की जाए। इस बार आपके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज है। कैसी पत्नी हो अप्सरा? हम तो सोच रहे थे इतनी बार
इतने दिन मैं तुमसे बिछड़ा रहा, तुमसे लिपट जाओगे, मगर तुम तो मेरे चेहरे की तेज देख रही हो। आप जितने शक्तिशाली होकर लौटे हैं उसके लिए मैं 1 साल तक आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां सहन कर सकती हूँ। मुझे तुम पर नाज है तौसी, और मुझे तुम्हारे प्रेम पर नाज है जिसने मेरे चेहरे को देखकर भांप लिया कि मैं ताकतवर होकर लौटा हूँ। तौसी के बिना अप्सरा का जीवन हर पल अधूरा है। बस अब तो उसी क्षण का प्रतीक्षा है जब हमारे बेटे का नामकरण संस्कार होगा। सच, तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार कितना सौभाग्यशाली दिन होगा वह। अगले दिन, गुप्तचर क्या समाचार लाया हो? बड़ा अनर्थ होने वाला है महामहिम। सांपों की एक जाति सोती विद्रोह पर उतर आई है। सोती जाति के सांप विद्रोह पर उतरे हुए हैं, लेकिन क्यों? उनका कहना है कि वे तुच्छ जाति के हैं, सर्प देश में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। किसी भी देश का नागरिकता होने के बाद अलग देश की मांग करना देशद्रोह है, जिसकी सज़ा मृत्यु दंड है, चाहे वह किसी भी जाति का है। यदि बगावत करता है तो उसे ख़त्म कर दिया जाए। पृथ्वी के खेमे में सोती जाति के एक सरदार को लेकर त्रिभुवन पहुंचा। मेरा यह विश्वास पात्र है, मेरा नमक है, इसने सोती जाति के इस सरदार का नाम पिग्गू है। ये लो सोने की असरफियाँ, दौलत की फिक्र मत करो पिग्गू, बस वह करते रहो जो हम कहें। तौसी ने बगावत को चलने के लिए मृत्यु दंड का ऐलान किया है। अब वक्त आ गया है ईंट का जवाब पत्थर। सोती जाति वालों का नाम अब इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पिग्गू सरदार दौलत लेकर चलता बना। मित्र त्रिभुवन, सोती जाति वालों की बगावत अब तुम्हें ताजो तख्त तक पहुंचा देगी। मुझे तो एक ही खटका है, यह सोती जाति वाले इसलिए तुच्छ माने जाते हैं क्योंकि यह होते ही दोगले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सम्राट दौलत के लालच में सम्राट तौसी को सब कुछ बता दे। गद्दारी के लिए यह लोग मशहूर हैं। इस वक्त सिर्फ पिग्गू ही को पता है कि बगावत कौन करवा रहा है। एक बार तो बगावत हो जाए तो हम पिग्गू को ठिकाने लगा देंगे। गद्दार की सज़ा तो सिर्फ मौत है ना। मान गया पृथ्वी, तुम्हारा दिमाग सोती जाति वाले यही कहेंगे कि तौसी ने मरवाया होगा। इधर पिग्गू बगावत के लिए तैयारियां कर रहा था। भाइयों, सर्प देश में हमें नीच समझा जाता है, हम पर जुल्म होते हैं। अब हम संगठित हैं, इसलिए अलग देश की मांग करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गुप्त बैठक है। आज रात हम बड़ी जाति वालों की बस्ती में हमला बोल देंगे, उनके घरों में आग लगा देंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे रणबांकुरे कहाँ है जो यह काम कर सके। उनका तो एक ही हम 100 पर भारी पड़ सकता है। तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो, तुम बस वहाँ नारे लगाकर भाग जाना, तब तो ठीक है। रात के समय एक बड़ी जाति की बस्ती में छोटी जाति वालों ने हमला कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद, यह ज़मीन खाली करो, यह ज़मीन हमारी है। जैसे ही बस्ती वाले बाहर निकले, आग लगा दो, सक सक सक, आग लगा दो, सक, खन खन, साए साए साए, ठक टड़ाक ठिशिंग। पूरे बस्ती में हाहाकार मच जाता है। सुबह इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? पिग्गू सरदार। महाराज, सोती जाति वालों ने रात हम पर आक्रमण करके हमारी बस्ती को तहस नहस कर दिया। सेनापति पिग्गू को गिरफ्तार किया जाए। पिग्गू को गिरफ्तार करने के लिए 1000 सैनिक की टुकड़ी भेजी गई। पिग्गू इसी बस्ती में रहता है। वो रहा उसका मकान। सैनिक दल ने मकान को घेर लिया। अचानक कई मकानों की खिड़कियां खुली और शक 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 साए साए है। चारों तरफ से आक्रमण, सैनिकों का मुकाबला करो। यह छापामार युद्ध लड़ रहा है, छिपकर हम पर वार कर रहा है। सर, हाँ हाँ हाँ, मुझे गिरफ्तार करने आया था। अरे मूर्खों, G18 का सैनिक मेरा साथ दे रहा है। बहुत जल्दी तुम सबका सफाया हो जाएगा। सैनिक टुकड़ी के पांव उखड़ गए, जो बचे वह भाग निकले। पिग्गू के साथ G18 के सैनिक हैं। यह बगावत उन्होंने फैलाई है, वरना इस पिग्गू की क्या मजाल जो इतना बड़ा मोर्चा ले ले। तौसी ने अकेले में राजगुरु से बात की। राजगुरु, आप क्या चाहते हैं? कहते हैं हमारी सेना अगर अपने पर आमादा हो गई तो सोती जाति का सर्वनाश ही हो जाएगा। राजन, यदि हमने इनकी बस्तियों पर सख्ती की तो सचमुच गृह युद्ध हो जाएगा, क्योंकि इनकी पीठ थपथपाने वाला G18 और यह उसकी चाल है। वह सर्प देश में गृह युद्ध चालता है, हमें उसकी चाल विफल करनी होगी।
हमें थोड़ी राजनीति से काम लेना होगा। वह सोती जाति वालों को वार्ता पर बुलाते हैं और उनमें फूट डलवाते हैं। वह कैसे? पाताल में सर्पों की सोती सबसे बुज़दिल और लालची जाती है। ये लोग न तो युद्ध योग्य होते हैं, न ही शासन योग्य, इसलिए इनमें फूट डलवाना आप मुझ पर छोड़ दें। अगले दिन सोती जाति की बस्ती में मुनादी हुई। राजा ने सोती जाति वालों को अधिकांश शर्तें मानने के लिए उनके नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है। ऐलान किया जाता है कि आने वाले माह के प्रथम सप्ताह में बातचीत होगी और मांगें मान ली जाएंगी। हमारी मांगें मान ली गई। हुर्र! सम्राट तौसी जिंदाबाद। सम्राट तौसी जिंदाबाद। खबर पिग्गू तक पहुंची। क्या बक रहे हो? हमारी बस्ती में तौसी जिंदाबाद के नारे। जी हाँ, आपको तो खुश होना चाहिए। पिग्गू सरदार, आपकी बातें मान ली गई हैं। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमारे लिए अलग देश की मांग भी स्वीकार होगी? हाँ, खबर है कि उसका राजा आपको बनाया जाएगा। पिग्गू सरदार की जय हो। पिग्गू सरदार की जय हो। पिग्गू का जुलूस सोती जाति के बस्तियों पर चल पड़ा। हमारा नेता पिग्गू सरदार, हमारे नेता पिग्गू सरदार। पिग्गू सरदार जिंदाबाद। पिग्गू सरदार जिंदाबाद। ठहरो, यह छिग्गू क्या चाहता है? पूछो इससे। अरे छिग्गू क्या चाहता है? हम पिग्गू जैसा बुज़दिल नेता स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे देश का राजा बनने लायक नहीं है। हाँ, छिग्गू नेता ठीक कहता है। इसके योग्य तो छिग्गू नेता है। दूर से राजगुरु और तौसी तमाशा देख रहे थे। यह क्या तमाशा शुरू हो गया राजगुरु? हमने छिग्गू की पीठ थपथपा दी है और उसके साथ अपनी सैनिक शक्ति लड़ा दी है। अब दोनों यह पार्टियां लड़ेंगी। हमारा नेता छिग्गू सरदार, हमारा नेता छिग्गू सरदार। समझे पिग्गू, हमारे रहते तुम राजा नहीं बन सकते। मारो इस हरामी को, मेरा हक छीनता है। ठाक तड़ाक तड़ाक। चलिए राजन, अब काम हो गया, आपकी चिंता दूर। सोती जाति के सर्प आपस में लड़ पड़े। फुस हाँ हाँ फुस। इधर पृथ्वी के अड्डे पर क्या बकते हो गुप्तचर? सबर सच है महानायक, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। पिग्गू के समर्थकों के छिग्गू ने ज़बरदस्त मरम्मत कर दी है। जाओ, यह खबर त्रिभुवन तक पहुंचाओ और फ़ौरन खबर कर दो कि पिग्गू फ़ौरन हमसे मिले। मैं पिग्गू से मिलने जा रहा हूँ। पिटा हुआ पिग्गू अपनी बस्ती में आ गया था। आओ महानायक पृथ्वी, देखो मेरी क्या दुर्दशा हो गई है। राजा बनते तो मैं स्वर्ग ही सिधार जाऊंगा। स्वर्ग नहीं, नरक। तुम्हारे जैसे कायर नरक में जाते हैं। क्या मतलब? तुम्हारे पास तो मेरे छापामारों की ताकत भी थी, फिर तुम पिट गए। उस वक्त छापामार मेरे साथ नहीं थे, मुझे तो बस्ती वाले जुलूस मनाकर ले गए थे। ऐसा इसलिए हुआ कि तौसी ने हमारी मांगें मार ली और छिग्गू राजा बनने पर अड़ गया। बेवकूफ़, तुम्हारी एक भी मांग पूरी नहीं होगी। यह राजनीति है, तुम्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। लेकिन यह तर्क छिग्गू तो नहीं समझेगा। उसे आज ख़त्म कर दो, धोखे से वार करो, छापामार साथ रहेंगे। उधर पिग्गू के इर्द गिर्द सरकारी गुप्तचर सक्रिय थे। ओह, यह खबर तुरंत पहुंचा देनी चाहिए। गुप्तचर ने सारी खबर तौसी तक पहुंचा दी। यह महानायक पृथ्वी कौन है और क्या G18 का साथी है या खुद G18 है? यह तो पता नहीं महाराज। ठीक है, तुम अपने काम पे लगो, पता लगाओ कि पृथ्वी का ठिकाना कहाँ है। मुझे छिग्गू की जान बचानी है। तौसी छिपकर छिग्गू की बस्ती में पहुंचा। छिग्गू की बस्ती वाले खुशी में नाच गा रहे थे। हमारा नेता राजा बनेगा, हमारा नेता राजा बनेगा। नाचो गाओ खुशी मनाओ, नाचो गाओ खुशी मनाओ। ढमढम ढमढम ढमढम। तौसी सीधा छिग्गू के पास पूछा। हैं महाराज आप? हाँ, मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। मैं तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए आया हूँ। मगर खतरा किससे है महाराज? पिग्गू तुम पर धोखे से वार करने आ रहा है। महाराज, उस कायर की यह हिम्मत नहीं हो सकती। तभी सक 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 सर बचाओ। यह शोर कैसा? पिग्गू अपने लश्कर के साथ आ गया है और इस बार उसका साथ G18 की छापामार सेना है G18 पर। महाराज, तब तो सचमुच मेरी जान खतरे में है। तुम छिपकर तमाशा देखो, मैं तुम्हारा रूप धरकर युद्ध करूंगा। ठीक है महाराज। तौसी छिग्गू बन गया। अब देखता हूँ इस छापामार सेना में क्या दम है। बाहर निकल छिग्गू, देख तेरी बस्ती वालों को मार मार कर भगा दिया है मैंने। फटाक शूं। मेरे पास छापामार सेना है पिग्गू, देख तेरे छापामारों का क्या असर होता है। तौसी के सैनिक पहले से ही बस्ती के चारों तरफ छुपे हुए थे।
आक्रमण। इस सैनिक ने तौसी का संकेत पाते ही आक्रमण कर दिया। सक 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 खन खन साए साए फुस फुस। राजा बनेगा। ठक। ये ले टुशिम। खन। पकड़ ध्वज, तुम इस पिग्गू को बांध दो, यह भागने न पाए। तौसी की इन शक्तियों के बारे में जानने के लिए पढ़े तौसी और शेषनाग। पकड़ ध्वज तो था ही, किसी को भी बांध डालने का विशेषज्ञ। सर। ठन ठन। बचे खुचे भाग रहे, इनका पीछा करो। और तू बता, यह पृथ्वी तेरा क्या लगता है? मरवा दिया इस पृथ्वी ने मुझे। अबे छिग्गू चल, तू ही बन जा राजा। यह तौसी हमें धोखा दे रहा है, पृथ्वी ने बताया था। मैं तेरी बात का यकीन नहीं करता। पहले यह बता, पृथ्वी कौन है? बता नहीं तो टुकड़े कर दूंगा। बताता हूँ। मुझे पृथ्वी ने सर्प देश से बगावत के लिए दौलत और छापामार दिए थे। मैं तो एक मोहरा हूँ। छिग्गू असली राजा तो कोई और ही बनेगा। वह देश में गृह युद्ध करके सम्राट तौसी का तख्ता पलटना चाहता है। कौन है वह? शक। आह है। तीर किसने चलाया? पकड़ो। उसी समय छिग्गू घटनास्थल पर पहुंच गया। हे सम्राट, आपने मेरी प्राण रक्षा की, साथ ही आपने हमें एक बड़े पाप से बचाया है। कौन है यह दो छिग्गू? सम्राट, अब आप अपने रूप में प्रकट हो जाइए, तब हम सोती जाति वालों को बताएंगे कि हमसे कितना बड़ा पाप हुआ। तौसी अपने रूप में प्रकट हो गया है। सम्राट तौसी। हाँ मित्रों, यह सम्राट तौसी है जिन्होंने आज पिग्गू और उसका साथ दे रही शत्रु छापामार टोली से आप सबकी प्राण रक्षा की है। हम लोग कितनी भूल कर रहे थे। जो देश और जिस देश का राजा हमारे लिए प्राणों पर खेल सकता है, उसी के विरुद्ध बगावत कर रहे थे। हमें नहीं चाहिए अलग देश। हमारा देश सर्प देश है, और अलग देश की मांग करके जो पाप हमने किया है, उसके लिए हम सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा मांगते हैं। एक विदेशी शत्रु ताकत ने पिग्गू को उकसाया और हमारी जाति के लोग भटक गए। वचन दो सम्राट तौसी को कि अब ऐसा नहीं होगा। हम वचन देते हैं, हम दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देंगे। सम्राट तौसी जिंदाबाद। सम्राट तौसी जिंदाबाद। पिग्गू की हत्या करने वाला स्वयं पृथ्वी था, जो पिग्गू की हत्या करने के बाद अपने ठिकाने की तरफ भाग रहा था। वह सब आश्चर्यजनक था। छिग्गू के पास ऐसे शस्त्रधारी कहाँ से आ गए, और वह खुद किसी महापराक्रम की तरह लड़ रहा था। और वह क्या चीज़ थी जिसके पलक झपकते ही पिग्गू को बांध कर डाल दिया। ठीक ऐन वक्त पर अगर मैं उसे न मारता तो वह सब कुछ बता देता। अब हमें बगावत के लिए छिग्गू का ही साथ देना चाहिए। इससे बात करनी होगी। हैं? कोई मेरा पीछा कर रहा है। महानायक पृथ्वी का पीछा करना हंसी खेल नहीं। देख मेरी शक्ति। शक 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 करण 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 धम 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 धम। और इसने तो रास्ता ही रोक लिया। आगे वृक्षों की शाखाएं कट कर गिर चुकी हैं। पृथ्वी पीछा करने वालों को रोक कर निकल भागा। जब वो अपने अड्डे पर पहुंचा तो त्रिभुवन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हमारी सारी योजना छिग्गू ने चौपट कर दी। पिग्गू का साथ तो हम दे रहे हैं, उसके पास कौन सी सैन्य शक्ति है? पृथ्वी ने त्रिभुवन को सारी बात बताई। अगर छिग्गू इतना शक्तिशाली हो गया है तो हमें उसे अपनी योजना में शामिल कर लेंगे। उसी समय दीवार पर एक खाका उभरा। कौन है यह? अरे मूर्खों, मुझे तुम्हारी योजना पर तरस आता है। कौन हो तुम? जी उठ, मैं हूँ G18। तुम लोग एक ऐसे महापराक्रमी इच्छाधारी से टकरा रहे हो जिसका लोहा पूरा पाताल नहीं, पूरा पृथ्वी के शैतान मानते हैं। वह एक बुद्धिमान राजा है जिसके पास ब्रह्मास्त्र है। तुम किस बूते पर उससे टक्कर लोगे? जब मैंने सुना कि सर्प देश में मेरी सेना गृह युद्ध भड़का रही है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोग कौन है जो मेरे नाम लगा रहे हैं। अरे मूर्खों, तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि छिग्गू के पास ऐसी सैनिक शक्ति कहाँ से आई, और वह खुद इतना पराक्रमी कैसे हो गया। वह सेना तौसी की थी और वह खुद छिग्गू के रूप में लड़ने वाला तौसी था। और जब तुम्हारी योजना चौपट हो गई तो सोती जाति वाले देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। तौसी जिंदाबाद के नारे जो सोती जाति की सभी बस्तियों में सुन लो। मेरे नाम का प्रयोग करके तुमने मेरी शक्ति को तौसी के सामने बौना कर दिया। एक बात याद रखो, तुम्हें अब मेरा गुलाम बनना होगा। कैसे भी हो, 2 दिन बाद तुम और तुम्हारे समर्थक G18 की गुलामी स्वीकार करेंगे, और इसकी घोषणा तुम्हारे प्रतिनिधि सर्प देश की राज्यसभा में करेंगे।
मैं सर्प देश की राज्यसभा के चारों ओर G18 जिंदाबाद के नारे सुनना चाहता हूँ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो 2 दिन बाद सबसे पहले मैं तुम दोनों को लाशें राज्यसभा में पटक दूंगा। 2 दिन बाद मैं इसी तरह राज्यसभा में प्रकट होकर तौसी को अपना शक्ति का परिचय दूंगा। किंतु सर्पदेश में तुमने जो तबाही मचाई उससे तो जनता तुमसे नफरत करती है। मेरे नाम से यहाँ की बस्तियों को दौलत से माला माल कर दो। ये लो सोने की असरफियाँ, इन सब पर मेरा नाम लिखा है। लोगों में प्रचार करो कि G18 उन्हें धन से माला माल कर देगा। उसकी लड़ाई सिर्फ तौसी से है। उनकी बस्तियों में दौलत का अंबार लगा दो, वह सब मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हम तुमसे कैसे संपर्क करेंगे? यह यंत्र रखो। जैसे ही इसका लाल बटन दबाओगे तुम्हारे आसपास का दृश्य मेरे सामने होगा और तुम इस यंत्र को देखकर मुझसे बातें कर सकते हो। उस दिन मैं तौसी की राज्यसभा में घोषणा करूंगा कि सर्प देश पर अब मेरा शासन चलेगा। जिन घरों को मेरे कारण आग लगी उनकी तरफ से 50,000 अशरफिया मुआवजे के तौर पे दो। 50,000 अशरफिया? क्या तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा खजाना है? मैंने मृत्यु लोक में 18 बार जन्म लिया और 18 बार देवता बनने वाले के पास क्या कोई ऐसा धन नहीं, देवता नहीं होगा जो धन कुबेर होगा? मेरी 5वीं शक्ति धन कुबेर ही है, जितना उससे मांगो खाली नहीं होगा। अच्छा, अब हमारी मुलाकात 2 दिन बाद होगी। मैं चलता हूँ। यह तो दीवारों के आर पार निकल जाता है। पृथ्वी, अब हमारे पास सर्प देश के खजाने से भी बड़ा खजाना आ गया है। मैं इस दौलत से सरदारों और राज्यसभा के सदस्यों को खरीद लूँगा। हाँ, दौलत ऐसी ही ताकतवर चीज़ है। ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि हर तरफ G18 का नारा गूंज लगेगा। 2 दिन बाद आज की सभा में हमने G18 के संबंध में विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि उसकी दी गई मोहलत का समय पूरा हो गया है। सेनापति, तुमने क्या सुरक्षा व्यवस्था की है? हमने पूरे विशाख सागर का तट घिरा हुआ है। G18 के बाहर निकलते ही उस पर आक्रमण कर दिया जाएगा। चिंता का विषय तो यह है राजन कि नाग बाबा अभी तक समाधि से बाहर नहीं आया है और उनकी समाधि में विघ्न भी नहीं डाला जा सकता है जो उन्हें परिस्थिति से अवगत कराया जाए। इसका यही अर्थ है राजगुरु कि नाग बाबा अभी तक G18 का रहस्य नहीं जान पाए। उसी समय G18 दीवार पार करता राज्यसभा में प्रविष्ट हुआ। अरे मूर्ख राजा, वह नाग बाबा मेरी शक्ति का क्या पता लगाएगा? मेरी शक्ति का पता लगाने के लिए तो 18 जन्म लेने होंगे। G18, आदेश दे राजन, इसे राज्यसभा में ही गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं इसे अपनी बात कहने दो। और फिर नाग बाबा तो टनों पहाड़ की चट्टानों के नीचे दबकर दफन हो चुका है। मूर्ख राजा, मूर्ख कौन है, इसका बुद्धिमान कौन? इसका फैसला तो समय आने पर होगा। G18, राज्यसभा में यदि मैं अनुशासित न होता तो तुम्हारी इस भाषा का उत्तर अवश्य देता, क्योंकि वो सर्प देश की राज्यसभा है जिसकी कुछ मर्यादाएं हैं। बोलो, तुम यहाँ क्यों उपस्थित हुए हो? तुमने सर्प देश में गृह युद्ध क्यों भड़काया और तुम क्या चाहते हो? मैं साम दाम दंड भेद नीति का पालक हूँ राजन, और न ही मुझ पर पाताल के नियम लागू होते। अब मैं तुम्हें अपना उद्देश्य बताता हूँ। सुनो राजन, अगर तुमने मेरी मित्रतापूर्ण सलाह मान ली तो हमारा कोई बैर न होगा, और नहीं मानी तो मैं कोई भी मार्ग अपनाने के लिए स्वतंत्र हूँ। अपना उद्देश्य बताओ। पृथ्वी के वैज्ञानिक चांद सितारों तक तो पहुँच चुके हैं, परंतु उन्हें अपने पाताल के संसार के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तुम्हारी बड़ी मूर्खता यह हुई कि तुमने पृथ्वी पर कदम रखा और अपनी शक्ति का परचम लहराया, इसलिए बहुत लोगों की दृष्टि तुम पर पड़ी, और जब उन्हें तुम्हारे असलियत का पता चला तो उनकी नींद हराम हो गई। मुश्किल यह थी कि पाताल का मार्ग कोई नहीं बता सकता था, और नहीं यह बता सकता था कि सर्प देश कहाँ है। जब 2 महाशक्तियों ने इस खोज के लिए हाथ मिलाया, G18 बता रहा था, दोस्तों, अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों के संयुक्त कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में सांपों किस्म पर प्रकाश डाला जाएगा। विश्व में एक विचित्र सांप देखा गया है जो इच्छाधारी और अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धर सकता है। वह तौसी के नाम से जाना जाता है और भारत में कालचक्र का मित्र कहलाया जाता है। मिस्टर मैकमैन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इच्छाधारी सांप होते हैं और उनकी अपनी अलग दुनिया होती है। यह बात हमें भी जानते हैं मिस्टर चिनचिनचू। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह एक मानव का मित्र है और पृथ्वी का वासी भी वही नहीं है।
वह पाताल देश के सर्पदेश किसी सर्पदेश का सम्राट बताया जाता है। पाताल का सम्राट सर्पदेश। पौराणिक कथाओं में पाताल का जिक्र तो आता है, हम वैज्ञानिक नहीं मानते कि यह कोई अलौकिक चीज़ है जिसका राजा है। क्या हम इस संबंध में भारत से कोई मदद ले सकते हैं मैकमैन? नहीं चिन चू। भारत सरकार न तो कालचक्र पर दबाव डालने को तैयार है, नहीं कालचक्र यह रहस्य जीते जी किसी को बताएगा। अब तो हम दोनों को मिलकर उसका पता लगाना होगा। चीन के साथ संयुक्त आह्वान इसलिए भी चला गया, चीन में G18 शक्ति का वास है जो उसी की तरह रहस्यमयी है, किंतु G18 की तो एक विशेष क्षेत्र में पूजा की जाती है और वह कभी कभी ही प्रकट होता है। क्या यह सत्य है कि G18 इस कार्य करने में सक्षम होगा? निसंदेह। किंतु प्रश्न यह है कि G18 इस कार्य के लिए तैयार भी होता है या नहीं। G18 का आह्वान चीन के संगोल पर बने मठ का पुजारी ची करता है, खार्तून ची करता है, तभी G18 प्रकट होता है। लेकिन पहले तय हो जाना चाहिए कि सर्प देश की फतह के बाद हमारा काम क्या होगा। हमें जो भी उपलब्धि होगी उसमें आधे आधे के पार्टनर होंगे और हम तौसी को भी अपने साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। यदि वह न माना तो सर्प देश पर हमारा कब्जा होगा। चीन के संगोल पर्वत पर मठ के पुजारी खार्तून जी ने अपने G18 का आह्वान किया। जी चाहू जी हा जी G18 G18 प्रकट हुआ। कैसे याद किया? तुम पहले जन्म में इच्छाधारी सांप थे, तुम्हारी नागिन का कत्ल कर दिया गया, इसलिए फिर तुमने जन्म लिए, फिर तुमने 18 जन्म लिए। हर जन्म में तुम्हारी आत्मा अपनी नागिन के हत्यारे के लिए तड़पती रही। तुम अपनी नागिन के हत्यारे को नहीं ढूंढ मार सके, लेकिन 18 जन्मों में तुम 18 अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। जब मेरा आह्वान हुआ तो मैं प्रकट हो गया, उस कार्य को करने के लिए सहज तैयार हो गया। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं जानता था कि पाताल में सर्पदेश भारत के ठीक नीचे है और मैं उस हत्यारे से बदला ले सकता हूँ। अब बताओ, क्या तुम उन दोनों को अनुसंधान कार्य के लिए सर्पदेश में अनुमति देते हो और उनकी मित्रता स्वीकार करते हो? कभी नहीं। अपने पुत्र को मेरे हवाले करते हो? मरकर भी नहीं। तो फिर G18 सर्पदेश के सिंहासन पर विराजमान होगा, क्योंकि वह स्वयं सर्पदेश की जनता की मांग पर होगा। राज्यसभा के बाहर G18 जिंदाबाद, G18 जिंदाबाद। यदि तुमने यह नारे अच्छी प्रकार से सुन लिए होंगे तौसी सम्राट, और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा पहला जन्म इच्छाधारी सर्प का ही था। मेरा संबंध भी सर्प जाति से है और मैं विश्व का सबसे प्रथम इच्छाधारी सर्प हूँ। देखो मेरा पहला रूप है, यह तो 4 फनों वाला है। मैं सर्वश्रेष्ठ, इसलिए सर्प राजा बनने में कोई आपत्ति नहीं होगी। G18 अपने असली रूप में प्रकट हुआ। हमने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ऐसे नहीं जाऊँगा। मेरी छठी शक्ति देखो, देश की राज्यसभा शक्ति समाप्त करने आया हूँ। यह धुआं है जो तुम्हारे स्नायु को जड़ कर देगा। इससे पहले कि यह मुझे जड़ करे, ए मेरे 6 अंतर शरीर, तुम जागृत रहकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना। तुम्हारा शरीर शून्य हो जाएगा। तुम सब सुन रहे हो परंतु बोल ना सकोगे, नहीं तो तुम्हारा शरीर गतिशील होगा। जब धुआं छटा, हा 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 हा, अब तुम सब नकारा हो। तुम्हारे पहरेदार भी नकारा हो चुके हैं, पूरे महल की सेना भी नकारी है। अरे तो उसी देख, मैं तुझे किस तरह गद्दी से उठार फेंकता हूँ। साएं। और अब मैं सिंहासन पर विराजमान हूँ। अरे मेरे लोगों सुनो, साथियों आओ और देखो सर्प देश की राज्यसभा को मैंने किस प्रकार पंगु कर दिया है। बाहर खड़े G18 के समर्थक अंदर घुसा है। क्या तुम लोग सर्प देश में ऐसी शक्तिहीन राज्यसभा का रहना पसंद करते हो? हरगिज नहीं, यह तो निर्बल और कायरों की सभा है। इसके रहते देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारा सम्राट कैसा हो, हमारा सम्राट कैसा हो, G18 जैसा हो, G18 जैसा हो। मेरी 5वीं शक्ति धन कुबेर हर खजाने का रास्ता बता सकती है। आज मैं सर्पदेश की जर्जर राजसभा को पहला सबक दूंगा। तुम सब मेरे गुलाम हो। आज मैं तुमको सर्पदेश का खजाना सौंपता हूँ। मेरे समर्थकों को खजाना बांट लो और मालामाल हो जाओ।
चलो मेरी पांचवी शक्ति सर्प देश के खजाने का रास्ता खोल दो। जाओ इन्हें मालामाल कर दो, गरड़ गरड़ गरड़। इसी तरह तो सर्प देश कंगाल हो जाएगा। पृथ्वी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। चलो लूट लो खजाना। तुम मेरे भीतर मौजूद अष्टध्वज उस द्वार पर खड़े हो जाओ और अपनी 8 भुजाओं को इस तरह चलाओ कि जो तुम्हारी सीमा में कट कट कर गिर जाए। मुझे ऐसा ही वरदान प्राप्त है सम्राट तौसी। अष्टध्वज तौसी के शरीर से बाहर निकल गया। सर सर कट 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 कट। G18 सम्राट G18 या खजाने के द्वारों पे कौन खड़ा है? इसके हाथ विद्युत गति से अपनी सीमा में आने वाली हर चीज़ को काट रहे हैं। मैं अभी इसे उड़ाकर आकाश में पहुंचा देता हूं। अदृश्य ध्वज। इससे पहले कि G18 कोई हरकत करे तुम इसे मार कर राज्यसभा से बाहर फेंक दो। जो आज्ञा स्वामी। अदृश्य ध्वज तो आदेश रहकर वार करने में महारत रखता था। ठक 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 भड़तड़ाक तड़ाक। और मुझे कोई ऐसी शक्ति पीट रही है जो अदृश्य है। इसे देखे बिना मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। अदृश्य ध्वज ने G18 को राज्यसभा से बाहर फेंक दिया। ये सब तो मेरी आशा के विपरीत है। फिलहाल मुझे अपनी शक्तियाँ समेटकर भाग लेनी चाहिए। धड़ाम। G18 फरार हो गया और उसके निकल भागते ही उसकी स्व शक्तियाँ समाप्त हो गई जो राज्यसभा में काम कर रही थी। अब हमारे अंग कार्य कर रहे हैं। तौसी ने पाणिध्वज को याद किया। पाणिध्वज, क्या तुम विषाक्त जल में रहकर जीवित रह सकते हो? हाँ स्वामी, मैं पानी का ही तो बना हूँ। पानी की हर काट मेरे पास है। तो तुरंत विषाक्त सागर के तट पर चले जाओ और यह G18 उसी में समाएगा। उसका पीछा करके उसका अड्डे का पता लगाओ। जो आज्ञा स्वामी। सैनिकों, G18 के समर्थकों को गिरफ्तार कर लो। आक्रमण। खन 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 खन। मुझे इसके नेता को पकड़ना चाहिए। यही वह पृथ्वी है जो यहाँ बगावत फैला रहा है। पकड़ ध्वज। पृथ्वी को पकड़ लो। सर। राज्यसभा में घुसे G18 के समर्थकों को बंदी बना लिया गया। सबको कारागार में डाल दो और पृथ्वी राज्यसभा में पेश किया जाए। जब तक हम न चाहें तुम पकड़ ध्वज के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी शक्ति इसका बंधन नहीं काट सकती। अगर ऐसा है तो तुमने G18 को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि मुझे उसके अड्डे का पता लगाना था। तो तभी लग सकता था जब वह भागकर अपने अड्डे में पहुंचे। किंतु अब तुम्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। तुम सर्व देश के नागरिक नहीं हो सकते। तुम्हारे बारे में पिग्गू ने बता दिया था। तुम G18 के सेना नायक हो। बोलो तुम कौन हो? अगर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है तो तुम मुझसे क्यों सवाल करते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चीन का यह शैतान पृथ्वीलोक से सेना सहित यहाँ उतरा होगा। तुम निस्संदेह पाताल के वासी हो। बताओ तुम्हारे देश का नाम क्या है? और अगर तुमने सब सच सच बता दिया तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं मौत को स्वीकार कर लूँगा किंतु अपनी ज़बान नहीं खोलूँगा। अभी इसे कारागार में डाल दो। हम इससे यह बात सवाल करेंगे बाद में कि पहले G18 के समर्थकों को ठिकाने लगाने की ज़रूरत है। G18 के भागते हुए उसके समर्थक भी भाग खड़े हुए। मुनादी करवा दो कि सर्प देश में G18 का कोई भी समर्थक पाएगा तो उसे देशद्रोह के जुर्म में मृत्यु दंड दिया जाएगा। बस्तियों में G18 के समर्थकों को धरपकड़ शुरू हो गई। उधर पाणिध्वज विषाक्त जल में यात्रा करते करते G18 के अड्डे तक पहुंच गया था। और यह तो चारों तरफ से बंद है और पृथ्वी की तरह गोल है। ग्लोब के अंदर अमेरिका और चीन के 2 वैज्ञानिक मौजूद थे। मैंने आप लोगों के लिए यह स्थायी केंद्र बना दिया है, मिस्टर मैकमैन और चिनचिन चू। जब तक आप इस यान की दीवारों में अंदर है तब तक आपकी कोई भी शक्ति बाल बाका नहीं कर सकती, क्योंकि इस यान को मेरी 9वीं शक्ति ने बनाया है। मेरी 9वीं शक्ति ऐसी अभेद्य हवा विहीन यान बना सकती जिसे कोई नहीं तोड़ सकता और उसे अपनी विलक्षण शक्ति से यहाँ रहने वाला जीवित भी रहता है। इसमें पृथ्वी से आने जाने के लिए आपने वह आविष्कार कर लिया जिससे आपकी भाषा में ट्रांसमिट होना कहा जाता है और आप जब चाहें यहाँ प्रकट हो सकते हैं और जब चाहें पृथ्वी पर जा सकते हैं। किंतु G18 तुमने यह
जब सर देश की राज्यसभा का तख्ता पलट ही दिया था, फिर अधूरा काम करके क्यों भागा है? लगता है मुझसे कोई बड़ी भारी चूक हुई। तौसी की जिन शक्तियों की जानकारी मुझे थी उन सबकी काट है, परंतु यह अदृश्य शक्ति, वह अष्टभुजाधारी शक्ति क्या थी, यह मेरी समझ से बाहर हो रही थी, इसलिए मुझे भागना पड़ा। तो फिर अब क्या करोगे? मेरी 10वीं शक्ति की यह विशेषता है कि जो भी अलौकिक वस्तु मेरे आसपास होगी उसका संपूर्ण रहस्य जानकर उसकी काट का उपाय तैयार कर लेगी। अब मैं 10वीं शक्ति का उपयोग करके यह रहस्य भी जान लूँगा। उसके बाद निर्णायक युद्ध होगा। G18 ने 10वीं शक्ति का मंथन शुरू कर दिया था। बताओ मेरी 10वीं शक्ति, वह कौन था जो अदृश्य था? वह कौन था जिसकी 8 भुजाएं थी? क्या तौसी कोई जादू टोना भी जानता है? 10वीं शक्ति ने उसे बता दिया। हा 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 हा। अब देखता हूँ वह कैसे अदृश्य रहकर मुझ पर आक्रमण करता है। अदृश्य ध्वज और अष्टध्वज, अब तुम दोनों की खैर नहीं। पड़ी ध्वज ने इसकी सारी सूचना सम्राट तौसी को दे दी। इसका मतलब तुम उस अड्डे में प्रवेश नहीं कर सकते। यह असंभव है और कदाचित कोई उसे भेद भी नहीं सकता। हाँ, हमारे सामने यह समस्या है कि वह विषाक्त सागर में है जिसमें हमसे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु मैं बाहर से उस पर बाणों की प्रहार तो कर ही सकता हूँ। मुझे अपने बाणों के आक्रमण से पता चल जाएगा कि वह अड्डा कितना मजबूत है। ठीक है पाणिध्वज, तुम मेरे चक्षु बनकर मेरा मार्ग दर्शन करो और मुझे इसकी सही भौगोलिक स्थिति बताओगे ताकि मैं उसे सही निशाना साध सकूं। मैं यह तो कार्य कर दूंगा स्वामी। अदृश्य ध्वज, तुम कारागार में पृथ्वी की अदृश्य रहकर निगरानी करो। संभव है कि G18 उसे मुक्त करने का प्रयास करे। साथ ही तुम उसकी असलियत भी पता लगाओ। जो आज्ञा स्वामी। पृथ्वी कारागार में था। मुझे G18 को सूचना दे देनी चाहिए कि मैं कारागार में हूँ। वह मुझे अवश्य मुक्त करा लेगा। उसने यंत्र के माध्यम से संपर्क किया। G18, मेरे अतिरिक्त तुम्हारे समर्थक भी कारागार में हैं। मैं आज रात तुम सबको आज़ाद करा दूंगा। रात के समय मेरी 15वीं शक्ति इस कारागार की दीवार मलबे में बदल डालो। कारागार की दीवारें ढह गई। पृथ्वी, अब तुम आज़ाद हो और मेरे समर्थकों, यह जान लो कि तुम्हें कोई कैद नहीं कर सकता। कल सुबह सारे सर्प देश में बगावत कर दो। कल मैं अंतिम युद्ध लड़ूंगा। सूर्योदय के साथ ही अपने स्थान से बाहर निकलूंगा और तुम सब महल घेर लोगे। पृथ्वी, तुम यह सूचना त्रिभुवन को भी दे दो ताकि वह भी कल खुलकर राजमहल में भीतरी मोर्चा संभाल ले और उसकी समर्थक सेनाएं बगावत कर दें। ठीक है, मैं सुबह होने से पहले सब कर लूँगा। अदृश्य ध्वज ने सारी सूचना तौसी को रात के समय ही दे दी। क्या कारागार के सभी रक्षक मारे गए? हाँ, अब वह कारागार नहीं सपाट मैदान है और त्रिभुवन गद्दार है। तो सूर्योदय से पहले हमारा मोर्चा भी तैयार होना चाहिए। हम उसे विषाक्त सागर के तट पर ही रोकेंगे और इधर हमारी गुप्त सेना त्रिभुवन और पृथ्वी को सुबह से पहले गिरफ्तार करके गुप्त कारागार में पहुंचा देगी। त्रिभुवन अपने महल में सभी साथियों से मंत्रणा कर रहा था। तभी हमें सुबह होते ही सब काम करना है। खन्न खन्न सक सक। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है त्रिभुवन। पृथ्वी के छापामारों से तौसी की सेना का युद्ध छिड़ गया। छापामारों से जोरदार युद्ध के बाद पृथ्वी भी काबू में आ गया। सड़क, अब तुम दोनों एक ही गुप्त कारागार में होगे। अब इस तुम यंत्र से G18 को कुछ भी ना बता पाओगे। तुम्हें शीघ्र ही राजसभा में मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी। जैसे ही सूर्योदय होने वाला था, मेरी समाधि का समय पूर्ण हो चुका है। जिन्न कालू, क्या तुमने बाहर का मार्ग साफ कर दिया है? हाँ स्वामी, जो छापामार इस जगह को घेरे थे उन सबको मैंने एक गुफा में बांधकर डाल दिया है।
सर्पदेश की क्या स्थिति है? आज सूर्योदय होते ही G18 से तौसी का भयंकर युद्ध होना तय हो चुका है। तो फिर हमें शीघ्र उसी स्थान पर पहुंचना चाहिए। सागर तट पर परिध्वज सूर्योदय हो चुका है। जैसे ही G18 बाहर निकले तुम उसे सागर मंथन करके बना दोगे जहाँ उसका अड्डा है, फिर वह वापस लौटकर अपने अड्डे पर ना पहुँच सके। जो आज्ञा महाराज। अब मुझे उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताओ। आधा कोस आगे उत्तर पूरब के 60 अक्षांश पर पानी में 30 गज अंदर वह अड्डा बना हुआ है। इसी समय सूर्योदय हो गया। हे भगवान भास्कर, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और सागर से जूम सक 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 सक। सावधान G18, मेरी सातवीं शक्ति मेरे चारों तरफ चक्र बनाकर इन तीरों को काट डालो। कट 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 या सर या साए साए। कालूजीन, तुम तौसी को हवा में ही पकड़कर स्थिर कर दो। ध्यान रहे तुम्हें अदृश्य ही रहना है। तौसी को बता देना कि वह दूसरा रूप हरगिज न बदले और उससे वैसे ही रह के युद्ध करे। जो आज्ञा स्वामी। मैं कालू हूँ, नाग बाबा के निर्देश सुनो। है यह हवा में कैसे रुक गया? मैंने तो सोचा था कि जैसे इसे हवा में उछालूंगी यह पक्षी बनेगा, रूप बदलते ही मैं इसे वापस इंसान रूप में नहीं पहुंचने दूंगा, और इंसानी रूप में पहुंचे बिना यह कोई शस्त्र नहीं चला पाएगा। मेरे पास 16वीं शक्ति यह कार्य कर सकती। इच्छाधारी के रूप में बदलते ही उसे मंत्रों में बांधकर उसी रूप में रखेगी। हवा में रह कर के ही आक्रमण करो, तो फिर तुम मुझे उसकी तरफ ले चलो, क्योंकि वह तीरों से नहीं मरेगा। ठक तड़ाक ढूं। तौसी यह ब्रह्मास्त्र तुम्हारे हर ब्रह्मास्त्र काट जानता है, इसलिए तुम्हें हाथ पैरों से मारना होगा। अब इसे ज़मीन पर ले जाना जरूरी है। ज़मीन पर लगते ही मैं इसे द्वंद्व में परास्त कर दूंगा, क्योंकि मेरी 11वीं शक्ति इसका आधा बल मेरे भीतर खींच लेगी, लेकिन यह तब होगा जब यह धरती पर अपना भार डालेगा। ज़मीन पर आ, मैं तेरे द्वंद्व का भी जवाब दूंगा। तौसी, ज़मीन पर हरगिज मत उतरना। इसके सीने पर पट्टी काटकर इसे हवा में उछाल दो, यह हवा में फिर उड़ नहीं पाएगा। तड़ाक ठाक। यह बुढ़ा मुझे मरवा के ही रहेगा, पहले उसी को पटकता हूँ। हा हा हा, तेरी ताकत आधी मुझ में आ गई है बुढ़े। पकड़ ध्वज, उसे पकड़ लो। सर है, यह क्या बला है? मेरी 13वीं शक्ति तुम्हें यह वरदान है कि तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। मुझे खोल दो। इससे पहले कि यह अपने को मुक्त करे, मैं इसके सीने के फीते को काट देता हूँ। खच पर। अब मैं तुझे उड़ाकर कहाँ फेंकूँगी यह तेरे फरिश्तों को भी नहीं पता होगा। साए खड़ाक आ। सब G18 के 100 के निकट पहुंच गए। हे नाग बाबा, क्या मैं ज़मीन पर उतर सकता हूँ? हाँ वत्स, अब G18 का आतंक समाप्त हो गया। किंतु G18 के 100 को ऐसे तहखाने में रखना होगा जहाँ से हवा ना आ सके। ऐसा किस लिए? हो सकता है कि इसने मौत से पहले किसी शक्ति का आह्वान करके यह निर्देश दिया होगा कि उसे मौत के बाद जीवित कर दे। तब तो हम इसका शरीर नष्ट कर देते हैं। नहीं वत्स, ऐसा करोगे तो इसका 19वां जन्म हो जाएगा और इसका जन्म सर्पदेश में होगा। फिर यह तुमसे मारा नहीं जा सकेगा। इसलिए इसको हवा विहीन तहखाने में रखना होगा, ताकि इसका शरीर सड़े गले नहीं, न ही कोई बाहरी हवा इस तक पहुंच पाए। मैंने इसकी समस्त शक्तियों की जांच कर ली है। ग्लोब में G18 मारा गया। इससे पहले कि हम भी मारे जाएं, हमें यहाँ से पृथ्वी लोक पहुँच जाना चाहिए। चिन चू और मैकमिन ट्रांसमिट होकर पृथ्वी की लोक चले गए और ग्लोब फट गया। दबड़ाम धड़ाक झूम। और G18 का 100 हवा विहीन तहखाने में डाल दिया गया। वत्स, अब मैं तुम्हें G18 की समस्त शक्तियों का विस्तृत वर्णन करता हूँ, ताकि तुम अपने अंदर निकट भविष्य में ऐसी शक्तियों का विनाश करने की क्षमता प्राप्त कर सको। वह केवल गाउन की मदद से उड़ता था, जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, और यह हमारे लिए उस दिन सबसे बड़ा खतरा साबित होता जब तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार का वक्त आता। अगले अंक में पढ़िए दयावान तौसी। गाइज, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाइयों बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो।